आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा, कमाई का बड़ा हिस्सा कर देते थे दान। रतन टाटा के कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स जो हर आम इंसान को खास बना सकते हैं। सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी का ताला, आतिशी का सामान बाहर, जिस बंगले को केजरीवाल ने किया था खाली, उस पर विवाद की कहानी। दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं, एलजी ऑफिस के मुताबिक। कांग्रेस के सवालों पर ओवैसी का तंज, कहा हम तो लड़े नहीं फिर क्यों हार गए। बिना जमीन पर उतरे तबाही, यूएस से मिले MK-84 बम और हेल फायर मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने पहली बार सीज फायर की मांग, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,050 के ऊपर। कार्तिक की फिल्म में कॉमेडी और हॉरर दोनों, ढूंढते रह जाओगे। और मुझे लाइसेंस मिला था, तबाही का दूसरा नाम बनेंगे नीतीश रेड्डी। दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद एक बयान जारी कर बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देश के लिए बुधवार शाम होते होते एक बुरी खबर आई, जिससे शोक की लहर दौड़ गई। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन के लिस्ट में की जाती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी में चेयरमैन बने रहे। रतन टाटा वो नाम है जिसके लिए हर किसी के मन में प्रेम और सम्मान बसा है। किसी उद्योगपति के लिए ऐसी लोकप्रियता कम ही देखने को मिलती है, लेकिन रतन टाटा ने अपने व्यवहार, विनम्रता, सादगी और सोच से लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई। आज उद्योग जगत का वो सितारा हमारे बीच नहीं रहा। बुधवार 9 अक्टूबर 2024 की रात रतन टाटा का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा कायम रहेगी। रतन टाटा की कही बातें दशकों तक हर व्यक्ति को प्रेरणा देती रहेंगी। हम आपको उनके कुछ चुनिंदा कोट्स सुनाते हैं। आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। जीवन में ऊंच नीच होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ECG में भी सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जिस बंगले में केजरीवाल रह रहे थे, उस बंगले में दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी का सामान पहुंचने के बाद पीडब्ल्यूडी ने उसे सील कर डबल लॉक लगा दिया है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बंगला अभी तक नियमों के अनुसार पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया है और उससे पहले ही मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंच गया है, जबकि इस आवास का मालिक पीडब्ल्यूडी है। किसी भी सरकारी घर के खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा ले लेता है और उसकी इन्वेंट्री बनाता है। उसके बाद ही घर किसी और को आवंटित किया जाता है। वहीं इस सरकारी बंगले को खाली के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुनीता केजरीवाल बंगले की चाबी एक अधिकारी को सौंपती हुई दिख रही है। साथ ही वीडियो में दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस बंगले की चाबी सौंपने के कुछ वक्त बाद ही वापस ले ली गई थी और बंगला पूरी तरह पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया था। दिल्ली सीएम आवास को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइसेंस में फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। यदि कोई हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है
है तो मालिक कार्रवाई करने का हकदार है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में राजनीति चरम पर है। हरियाणा बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर कांग्रेस के सरकार बनाने के मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के ही कई दलों ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली। अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि इस बार तो हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे तो बीजेपी कैसे जीत गई। AIMIM ने कहा, हमें जो लोग गाली देते थे कि हमारे AIMIM चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन इस बार तो हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो बीजेपी कैसे जीत गई। अब जब बीजेपी हरियाणा जीत गई तो इसका जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी को 10 साल की विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उनके अंदरूनी मतभेदों के कारण बीजेपी को फायदा हो गया। कांग्रेस को नसीहत देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चुनावी जंग में अगर आप बीजेपी को थोड़ा भी मौका देते हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाती है। 2024 के चुनाव के बाद संसद में मैंने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि ये नफरत बड़ी सफलता है, मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसा नहीं है। बीजेपी की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है। आप वहां मुख्य विपक्ष हैं और उनके पास बीजेपी को हराने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो नहीं कर पाए। मेरा मानना ये है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था और यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने जिन 2 हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है वो MK-84 बम और हेलफायर मिसाइल, दोनों को अमेरिका बनाता है। इजराइल की अमेरिका से दोस्ती है, इसलिए आतंकियों के खिलाफ इन हथियारों को खरीदा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 हमले के अगले 3 हफ्तों तक इजराइल ने गाजा और लेबनान मिलाकर हर हफ्ते 6000 बम गिराए थे, जिसमें से ज्यादातर MK-84 थे। इसके अलावा हेलफायर मिसाइलों से टारगेट सेट करके हमला किया जाता रहा। इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका देता है। पिछले 1 साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील किए हैं, मतलब हर 36 घंटे में 1 डील। इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स। इसमें लगाए गए बम MK-84, MK-83, MK-82 और JDM बम और हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। लेबनान में इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। इस संगठन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हवाई हमला शुरू किया था। इस घटना के 1 साल पूरे होने पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने मंगलवार को भाषण दिया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की कोशिशों का समर्थन करता है। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्लाह पहले कहता रहा है कि वह इजराइल पर हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा। ग्लोबल मार्केट से शानदार संकेत मिल रहे हैं। एशिया में मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा है। कल अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड तेजी रही। S&P 50 और डाउ जोन्स ने हाइपर बंद हुए डॉलर इंडेक्स में लगातार देखने को मिला। इस बीच अदानी इंटरप्राइजेज का 4200 करोड़ रुपए का QIP खुला। मौजूद भाव से 6% डिस्काउंट दिया। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस शेयर खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए टारगेट प्राइस दे दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने नागपुर एयरपोर्ट के विकास और संचालन के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नागपुर एयरपोर्ट अभी छोटा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भारत के केंद्र में होने के कारण रणनीति रूप से महत्वपूर्ण है। कंपनी का राजस्व हिस्सा 14.49% है और उसके पास एयरपोर्ट का 100% स्वामित्व है। यह समझौता कंपनी के लिए एक मजबूत ग्रोथ का रास्ता साफ करेगा। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ गया है। काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार हो रहा था। 2 वजह थी। पहली विद्या बालन, दूसरी विद्या बालन के घने बाल, क्योंकि पहली वाली भूल भुलैया के बाद विद्या को मंजुलिका के रोल में देखने के लिए जनता उत्साहित थी। ट्रेलर में विद्या तो दिखी, साथ में माधुरी दीक्षित भी दिख गई। वो भी पिक्चर में मंजुलिका बनी है। मंजुलिका वर्सेस मंजुलिका। मेकर्स ने कॉन्सेप्ट तो सही सोचा, मगर ट्रेलर में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ अपने दूसरे ही टी20 मैच में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम को निडर क्रिकेट खेलने का लाइसेंस देने का श्रेय दिया। आंध्र के 21 वर्ष ऑलराउंडर नीतीश ने 34 गेंद में 74 रन की पारी खेलकर भारत को 9 विकेट पर 221 रन का विशाल स्कोर बनाने की मदद की। बाद में उन्होंने अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से 23 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जिससे बांग्लादेश 9 विकेट पर 135 रन ही बना सका। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त हासिल की। नीतीश ने मैच के बाद कहा, भारत का प्रतिनिधित्व करके बहुत अच्छा लगता है। इस पल पर बहुत गर्व महसूस होता है। हर चीज के लिए आभारी हूं। मुझे कप्तान और कोच को श्रेय देना चाहिए। उन्होंने मुझे निडर क्रिकेट खेलने का लाइसेंस दिया। नीतीश को लिटन दास से शुरुआत में 2 जीवनदान मिले, लेकिन महमदुल्लाह की नोबल की बदौलत फ्री हिट पर छक्का लगाने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया।